नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूपीएससी में जो हिंदी साहित्य है, ये वैकल्पिक विषय जो है इसका क्या पाठ्यक्रम है, तो इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या समझते हैं कि कोई भी विषय अगर आप लेते हैं तो मेन रूप से तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या उसका पाठ्यक्रम होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मतलब सामान्य तरीके के हर विषय में दो प्रश्न पत्र होते हैं। अगर कोई विषय लेते हैं तो प्रश्न पत्र 1, ठीक है, दूसरा होता है प्रश्न पत्र 2। फिर दोनों के दो दो खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2, फिर पेपर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी कि एक पेपर हो गया आपका ये, एक पेपर हो गया आपका ये, ठीक है। तो 250 नंबर के ये होते हैं और 250 के ये होते हैं, तो दोनों मिला कितना हो गया 500। तो कुल 500 नंबर के एग्जाम होते हैं। तो ये इस तरह से आता है। कोई भी अगर विषय कोई भी विषय लेते हैं आप तो इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र में दो खंड होता है, खंड क और खंड ख। फिर इसमें भी वही खंड क और खंड ख, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो जो प्रश्न पत्र 1 हमारा है ना, इसमें जो क है, क में आपके 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। तो 4 प्रश्न खंड क से रहेंगे और खंड ख से भी 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 4 हो गया यहाँ पे, 5, 6, 7 और 8। तो इतने प्रश्न आपको आएंगे यूपीएससी में, ठीक है। इसमें अब सबसे विशेष बात क्या है कि इसमें अगर ये जो प्रश्न संख्या 1 है, 1 है, और प्रश्न संख्या यहाँ खंड ख का जो 5वां नंबर है ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पेपर लेते हैं तो उसमें आपको पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जो पार्ट 1 हो गया उसका पहला प्रश्न, और 5वां प्रश्न कौन सा हो गया, जो पार्ट 2 जो खंड ख है इसका 5वां प्रश्न, यानी खंड ख का पहला प्रश्न भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि 1 और 5 ये अनिवार्य है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद आप कुल जो प्रश्न करने होते हैं ये टोटल करने होते हैं 5, ठीक है। इसमें से 1 और 5 कंपलसरी है, बाकी 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7 कुछ भी हो गया, ये आपकी चॉइस है, आप इसमें कोई भी कर सकते हैं। लेकिन 1 और 5 ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे इसमें कि अब इसमें से किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो अगर हमारा प्रश्न पत्र 1 है, ठीक है, और 1 में खंड क में पहले बहुत आसान था, अब हर प्रश्न में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का क, तो कितने भाग हो गए, 4 प्रश्न है। ये जो 4 प्रश्न है, जो पहला नंबर है ना, ये पहला क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको टिप्पणियां लिखने के लिए जो आते हैं, प्रश्न जो आते हैं वो आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न पत्र 1 का जो खंड क है उसका 1 और खंड ख का 5, ठीक है। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है उसका भी 5 प्रश्न आपको करना ही करना है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कंपलसरी है, आपको करना है। अब मतलब पहले क्या था कि एक ही क्वेश्चन दिया जाता था इसमें, उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या है कि हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसको आपको करना है, टिप्पणियां लिखना होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 2, 3, 4 क्वेश्चन जो होते हैं, तो 2 में जनरली क्या होता है, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो 2 अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप चूज कर रहे हैं तो 2 में आप चूज कर रहे हैं तो 2 में आपको तीनों करना ही करना है, ठीक है। अगर 4 चूज कर रहे हैं तो उसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आपको करना ही करना है, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें क्या नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप ये है तो आपको तीनों करना है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आप खंड क में
कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। खंड ख में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, इसको ध्यान देना है कि खंड क से ही पूरे 5 प्रश्न नहीं करने हैं। खंड क और ख यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों से हमारा जो है, इससे हमें 3-3 करके 3 या 2 इस तरह से बना करके 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन टोटल तो नहीं हुए। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन है ना, जो टिप्पणियां लिखने आएगा। फिर उसके बाद अगर 2 क्वेश्चन और ऊपर से ले लेते हैं, खंड क से लेते हैं 2 क्वेश्चन, तो इसमें भी 3 और 3 6। तो इस तरह आपको कुल जो है 19 प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का सिलेबस रहेगा। तो इसमें वही होगा कि आपको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर करना होगा, ताकि आप सारे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में कितने पेपर होते हैं, 2। पेपर 1, पेपर 2, इसके 2 हिस्से हैं, क ख, इसके भी 2 हिस्से हैं, क और ख। ठीक है, इस दोनों पेपर्स में क्या होता है कि भाग क में 1 से 4 प्रश्न होते हैं और ख में भी 1 से 4 होते हैं। पहला कंपलसरी है, 5वां कंपलसरी है। ठीक है, बाकी पहला में से कोई भी 2 या 3 कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रेंड है, अभी यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है यही ट्रेंड है। चाहे आप कोई भी वैकल्पिक विषय लेते हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, का क्या पाठ्यक्रम है इसको देखेंगे। इसमें भी सीधी सी बात है, इसमें भी पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1, ठीक है, इसमें पेपर 1 है और पेपर 2। ठीक है, इसमें भी क्या है, मैं यहां लिखती हूं, आप लोग को आराम से दिखेगा ये। इसके भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, इसमें पहला जो पेपर है, इसमें आपको क खंड, जो क खंड बोलते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, और दूसरा जो ख है, तो इसमें क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। किसमें, प्रश्न पत्र 1 में, जिसमें 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख, जिसमें पहला है हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। है ना, बहुत लोगों को लगता है दोनों एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है। तो भाषा का इतिहास अलग है और साहित्य का इतिहास जो है वो अलग है। अभी हम लोग समझेंगे तो आगे समझ जाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे पेपर 2। इसमें क्या है, इसका भी क और ख है ना, क और ख। एक क्या है, पद्य और दूसरा क्या है, गद्य। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्य, ठीक है, द्य है, ये द्य है ना, फिर गद्य। ठीक है, तो पद्य और गद्य, क और ख में ये पढ़ना है। तो ये सिलेबस है हिंदी साहित्य का, जो पाठ्यक्रम है, हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है उसका पाठ्यक्रम जो है आपका, ये पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। तो पेपर 1 में क और ख, हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य में देखा जाए तो हिंदी भाषा का इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, और पेपर 2 में क और ख है तो पद्य और गद्य, यही पढ़ना है। ठीक है, यही आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अच्छा, ये भी मानना पड़ेगा कि ये कोई अलग अलग पेपर नहीं है, ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत कुछ इसमें क्या होगा, लिंक होगा कि हम इसमें गद्य के कुछ भाग पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो इतिहास है, इसके साथ ही साथ हम लोग जो भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास है, ठीक है, ये तो दोनों अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों आपस में मर्ज है, दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जब हम मर्ज करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा इसको समझना। तो चलिए आगे समझते हैं कैसे ये इजी हो जाएगा समझना। तो ऐसे करते हैं, पहले एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का जो इतिहास है ये क्या है। तो पेपर 1 में
का जो पार्ट 1 है, अब सबसे पहले क्या लेंगे, पेपर 1 का पार्ट 1। उसका पहला क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, ये हम लोग इसको जानेंगे। ये हमारा क्या है, पेपर 1 का खंड का वाला पार्ट है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का इतिहास का अर्थ क्या हुआ। जो आज हम हिंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो ये हिंदी भाषा कैसे यहाँ तक पहुंची, हम लोग कैसे इसको बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में हमेशा बदलाव आते रहे हैं, है ना, ये परिवर्तनशील है, तो स्थान के साथ ही परिवर्तन है। तो एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी कि 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी बदले। हर, यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि हर 4 कोस पर क्या होता है कि पानी का स्वाद बदल जाता है, और हर 8 कोस पर वाणी यानी कि हमारी जो भाषा है वो बदल जाती है। ठीक है, तो हमारी ये जो हिंदी भाषा साहित्य है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है ये कहाँ से आई है, संस्कृत से निकल के आई है। ठीक है, तो संस्कृत से जो हिंदी में बनने की जो प्रक्रिया है, तो इसमें कई सारे स्टेज हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जानते हैं हम लोग कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। संस्कृत में भी जानते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति जो है। ठीक है, तो पाली, प्राकृत और हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी यूपीएससी में सिलेबस में ये नहीं है। आगे क्या पढ़ना है कि अपभ्रंश। ठीक है, इसके प्राकृतवत क्या आया, अपभ्रंश आया। ठीक है, क्या आया, अपभ्रंश आया। मतलब अपभ्रंश वह स्थिति है जहां से हिंदी भाषा का विस्तार अगर देखा जाता है, यानी यहां से माना जाता है कि हिंदी भाषा यहां से प्रारंभ हो गई है। इसके बाद एक अवस्था आई, अवहट की अवस्था। कि क्या है, अवहट की अवस्था आई। तो अपभ्रंश को जब थोड़ा खराब तरीके से बोला जाता हो, मतलब बिगड़ के बोला जाता हो, बिगड़ा हुआ जो बोलते हैं शब्द, उसको बोलते हैं अवहट। बोलते दोनों एक ही हैं, लेकिन विद्यापति जी ने जो एक अपनी पुस्तक में लिखे हैं कीर्ति लता में ही उन्होंने, उसमें क्या पता चलता है, तो उसमें पढ़ने से पता चलता है कि नहीं, अवहट जो है एक स्वतंत्र भाषा भी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इसको माना गया है। इसके बाद एक भाषा आई, मतलब उसकी समानांतर ही मानी जाती है, तो ये आती है एक पुरानी हिंदी, है ना। इसको बोलते हैं पुरानी हिंदी, या तो इसको बोलते हैं आरंभिक हिंदी भी। ठीक है, आरंभिक हिंदी। और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, 1000 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से ये कि अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद पुरानी हिंदी और आरंभिक हिंदी, इसी को कहते हैं। उसके बाद ये जो है हमारे 1000 ईस्वी से इसकी जो शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया हिंदी भाषा का प्राचीन काल। तो हम प्राचीन काल पढ़ चुके हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग हिंदी भाषा का मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या आता है, तो इस मध्यकाल में मुख्य रूप से 3 बोलियां थी। कौन कौन, बहुत प्रसिद्ध भी बोलियां थी। कौन कौन थी, अवधी, ठीक है, अवधी, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज। उसके बाद और कौन थी दूसरी, खड़ी बोली। इसमें अवधी में कौन लिखते थे, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी में ही लिखते थे। ठीक है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। ठीक है, फिर जो ब्रज भाषा है, फिर उसका खड़ी बोली है। और ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, इसमें सूरदास जी ने अपनी कई सारी दोहे, पंक्तियां, और कहा जाए तो रीतिकाल मतलब कहा पूर्ण रूप से ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है। तो इस तरह तो
एक और भी कह सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी ब्रज भाषा में बहुत लिखे हैं। ठीक है, तो ये है खड़ी बोली, अक्सर जानेंगे। तो खड़ी बोली में क्या है, तो आज जो हमारी हिंदी है ये इसी का परिष्कृत रूप है। किसकी? खड़ी बोली का। ठीक है, इसका परिष्कृत रूप आज हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये खड़ी बोली काफी प्रचलित थी। और तो खड़ी बोली ये हो गया। तो 3 प्रकार से कब आया? मध्यकाल में ये 3 मुख्य भाषाएं प्रचलित हुई। तो इस 3 का विकास मध्यकाल में कैसे हुआ, उसके रचनाकार कौन थे और कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, तो यही पढ़ना है आप लोग को यूपीएससी सिलेबस में। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हिंदी भाषा का आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल में क्या है सिलेबस में? आधुनिक काल उसको कहा समय माना जाएगा, उस समय का समय 1850। ठीक है, आधुनिक काल समय कब था? 1850 लगभग माना जाता है, तब से आधुनिक काल चलते हैं। ठीक है, और ये जो खड़ी बोली थी ना, उस समय खड़ी बोली आकर के केंद्र में स्थापित हो गई और ब्रज भाषा का पतन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आजादी से पहले क्या था कि किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ। उसके बाद आजादी के बाद तो आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 और आर्टिकल 343 से 351 अनुच्छेद जो हैं, इसमें एक राजभाषा जो स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, तो ये हम लोग आधुनिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सरकार की भाषा, राजभाषा या इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। और इनका बहुत लोगों ने समर्थन किया, महात्मा गांधी है ना, उसके बाद सत्यनारायण थे, बहुत लोग थे। तो राजभाषा और इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। इसे सरकारी कामकाज की भाषा भी कहा जाता है। इसमें कई लोगों ने सपोर्ट किए। ठीक है, केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी लोगों ने, कई लोगों ने सपोर्ट किए और इसके सपोर्ट से ये सरकार ने इसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में इसे मनोनीत किए भी। ठीक है, इसके बाद इसी समय में आया था क्या, इसी समय में थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, उनकी जो थी भारत भारती, उनकी भारत भारती के सहयोग से भी राष्ट्रभाषा बनाने में काफी मदद की गई थी। तो इस प्रकार से ये आधुनिक काल को हम लोग यहाँ पे जानेंगे और हम लोग यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में हमें यही सब पढ़ना है कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा। उसके बाद इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मानकीकरण। ठीक है, यानी कि एक भाषा में कई प्रकार के कई तरीके होते हैं। मानकीकरण यानी कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो भाषा में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन से एक रूप को मानक रूप से मान लिया जाएगा जिसमें कि सभी को इसको सीखना आसान और सरल हो जाएगा, जिसमें एक रूपता आ जाए, जिसमें कि स्थिरता आ जाए, इसी को बोलते हैं मानकीकरण। ठीक है, तो फिर इसके बाद हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस प्रकार हुआ है, यही पढ़ना होता है यूपीएससी सिलेबस में। ठीक है, फिर देवनागरी लिपि में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये जो मैं लिख रही हूँ, आप लोग जो पढ़ते हैं, ये देवनागरी लिपि है ना। तो भाषा हिंदी है लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है ना। इंग्लिश में रोमन लिपि होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये देवनागरी लिपि में किस प्रकार उसका उद्भव हुआ और कितना परिवर्तन उसमें हुआ, यही सब आपको पढ़ना है, आपको यूपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, क्या कमी है इसमें, तो क्या क्या हो गया, राजभाषा। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, मानकीकरण पढ़ना है, फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको कि भाषा और बोलियां, जो कुल बोलियों की संख्या 18 से 19 है लगभग जो मानी गई है, तो ठीक है। तो इसमें तो 3 बोलियां तो यही है जो हमने पढ़े कुछ देर पहले, अवधी, ब्रज और खड़ी। इसके अलावा भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद पढ़ना है आप लोगों को तकनीकी विकास, यानी हिंदी भाषा का तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा जो है वो तकनीक रूप से, यानी किस प्रकार से तकनीकी रूप से वो आगे बढ़ते बढ़ते आ रही है। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए हम लोग
गूगल पे सर्च करते हैं इंग्लिश में कोई भी शब्द को अगर हम लोग सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो उसका कितना मात्रा में वो उपलब्ध है, उसका कंटेंट वगैरह हिंदी में कितना उपलब्ध है, ठीक है। टाइपिंग करने का जो प्रॉब्लम होता है हिंदी में, यही तकनीकी विकास किस प्रकार से होते चला आया है, इसी को पढ़ना है आप लोगों को यूपीएससी के सिलेबस में, हिंदी भाषा के अंतर्गत तकनीकी विकास, ठीक है। अगर हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज आपको और पढ़ना होगा कि हिंदी भाषा का व्याकरणिक व्यवस्था जो है, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, ये सबको थोड़ा पढ़ना है। लिंग क्या है, वचन क्या है, ठीक है, संधि क्या है, ये सब आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा महत्व इसका नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत इसको पाठ्यक्रम में देखना होता है इसमें, ठीक है। तो ये खंड 1 हुआ जो हम लोग अभी समझे, ठीक है। तो खंड 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये समझ में आ चुका है। खंड 1 क्या हमारा है, तो हिंदी भाषा का क्या साहित्य है, ठीक है, उसको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खंड ख, उसमें क्या पढ़ना है इसको जानेंगे। हम लोग जाएंगे पेपर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, हिंदी साहित्य का क्या इतिहास है, ठीक है, साहित्य का इतिहास, ठीक है। क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये तो हम सब जान ही गए हैं कि भाषा संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते, तो जब से हिंदी भाषा शुरू हुई है और तब से यहाँ तक जो आई हुई है इसको बोलते हैं हिंदी साहित्य। तो इसके भी ट्रेंड होते हैं, इसके चरण होते हैं, तो किस समय में किस साहित्य को लिखा गया है, ठीक है। अगर आजादी के समय में देखते हैं साहित्य, तो आजादी के हिसाब से उस समय में कैसा जोश था, किस प्रकार से साहित्य लिखा जाता था, आजादी के बाद किस प्रकार से लिखा गया, ठीक है। अभी कैसा चल रहा है, अभी देखिए अगर आप सपोज दैट अगर मूवी में देखते हैं हम लोग, तो मूवी में ही कितना अधिक परिवर्तन हुआ है ना। अभी हम लोग वेब सीरीज बैठ के देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह किस प्रकार एक समय के साथ परिवर्तन होता गया, इसको जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, तो इसमें 1000 जो ईस्वी माना गया है, जो समय माना गया है, उसमें इसकी 4 अवधि माना गया है, ठीक है। तो 4 अवधि कौन कौन से अवधि हैं, पहला कौन सा है, आदिकाल, आदिकाल, फिर दूसरा कौन सा आया, भक्तिकाल, भक्तिकाल, तीसरा कौन सा आया, रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल जब मुगल का जब दरबार लगता था उस समय में रीतिकाल ज्यादा प्रसिद्ध था। फिर उसके बाद कौन सा आया, आधुनिक काल। तो इन 4 युगों का जो अध्ययन करते हैं इसी को बोलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो आदिकाल, तो इसका जो समय काल है ना, ये इसको आपको इसका समय काल माना गया है कि 1000 से, ठीक है, 1350 ईस्वी इसको माना गया है, ठीक है। इसको 1350 से 1650, इसको 1650 से 1850 इसको माना गया है। उसके बाद आधुनिक काल, हम लोग कुछ देर पहले भी इसको जाने, तो 1850 से लेकर के अब तक जो ये इस प्रकार से, यही 4 जो काल है, इसका जो समय दिया गया है, यही आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास में। आपके यूपीएससी के सिलेबस में यही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसको जाने कि किसमें कौन से काल में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आदिकाल को पढ़ने का मतलब क्या है कि उस दौर में कौन से साहित्य लिखे गए थे और कौन कौन साहित्यकार थे, ठीक है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। तो आदिकाल की जो प्रसिद्ध रचना मानी गई है, पृथ्वीराज रासो मानी गई है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो वाले पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो चंद्रबरदाई ने लिखी, ठीक है। किसने लिखी, तो चंद्रबरदाई। कौन सा रस है, कौन सा भाव है, ठीक है। क्यों आदिकाल में वीरता और श्रृंगार पे बहुत जोर दिया गया था, तो कुछ ऐसी बातें थी इस समय लिखी गई थी। उस समय में ऐसी बातें लिखी होती थी कि एक मैं एग्जांपल दूंगी
कि उसमें उस समय लिखा था कि अगर आप खटिए पे पड़े पड़े सोए सोए मर जाओगे तो तुम्हारा जो मांस है वो गिद्ध और कौवा भी नहीं खाएगा। अगर तुम युद्ध भूमि में या रण क्षेत्र में जाके मरते हो तो तुम अमर होके तुम्हारा जो मौत होगा वो अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जोश भरी वीरता वाली बातें उस काल में लिखी जाती थी, क्षत्रिय वाली बातें लिखी जाती थी उस काल में, आदिकाल के समय में। ठीक है, ये था साहस के साथ, मतलब कहा जाए तो बहुत ही साहसपूर्ण बातें अगर लिखी जाती थी आदिकाल के समय में। और इतनी साहस भरी बातें लिखने की, इसमें इतनी जोश और इतनी हिम्मत थी जो लिखते थे वो ये सब चीज। ठीक है, तो आदिकाल में एक और कवि थे विद्यापति। ठीक है, जिनको मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है, जो बिहार से थे। तो एक कौन कवि थे? विद्यापति। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखी थी? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो यही पढ़ना, क्या ट्रेंड है उनके साहित्य में। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो, सब जानते हैं। ठीक है, कौन थे अमीर खुसरो? एक सूफी किस्म के व्यक्ति थे, है ना। और बहुत सारे राजाओं के साथ उनका बहुत ही अच्छा संबंध था। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत अच्छे इतिहासकार, बहुत अच्छे भाषावादी थे वो। ठीक है, तो उनकी आप लोगों ने पहेलियां, मुकड़ियां, वही तो कौन लिखे हैं? तो अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। उनकी जो शुरुआती पहेलियां थी, एक कहावत थी ना, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, सबके, तो वही जो वो थाल चारों ओर फिरे, तो आकाश के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मुकड़ियां और वो जो लिखना शुरू किए थे शुरुआती दौर में, ये अमीर खुसरो की ही लिखी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन कवि जो है मुख्य रूप से, अगर आदिकाल को देखा जाए तो ये जो तीन कवि हैं मुख्य रूप से, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति और अमीर खुसरो, यही इन्हीं के बारे में इनके ही सवाल आते हैं कि बहुत विशेष और विस्तृत रूप से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन भक्ति काल में हम आएंगे, इसका बहुत ही महत्व है। और इसे भक्ति काल को क्रांतिकारी काल कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से कवि थे? एक थे कबीरदास, मैं इसको पहले हटा देती हूँ। कबीरदास, ठीक है, मतलब बहुत ही क्रांतिकारी रूप से ये लिखते थे। ठीक है, कभी गुस्से में लिखते थे, कभी मौज मस्ती के मूड में लिखते थे, कभी गुरु भक्ति, गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाओ, है ना, इस प्रकार से उनकी भावना थी। गुस्से में रहते थे तो काकर पाथर जोड़ के, ये उनकी रचना है। तो कबीर को पढ़ना हिंदी साहित्य में एक अपने आप में अनूठा अनुभव है। कबीर को पढ़ना बहुत ही, मतलब कहा जाए तो बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, कबीरदास के बाद कौन आए? जायसी। क्या था उनका पूरा नाम? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई। ये एक ऐसा मुस्लिम कवि थे जो हिंदू और मुस्लिम के संबंध पर बहुत ही जोर दिए, और इन्होंने कन्हावत नाम की रचना की थी जिसमें हिंदू मुस्लिम को बहुत अच्छे से जोड़ा था। तो यानी कि कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ने में काफी प्रयास किए उन्होंने। ठीक है, तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे नाम जो आता है, सबसे ऊपर आता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक कवि कौन है जिनकी बाल लीलाओं का वर्णन सबसे अधिक है? कौन? सूरदास। यानी कि जो कृष्ण की बाल लीला लिखी है वो किसने लिखी है? सूरदास ने। तो ये बाल लीला लिखने में सबसे आगे थे। तो एक और कौन थे? तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो प्रतिष्ठित, जो कहा जाए रामचरितमानस तो प्रसिद्धि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रचना है। तो ये चारों के चारों कवि जो हैं, ये एक ही दौर में जन्म लिए थे और अपनी लेखनी से भक्ति काल को इसीलिए कहा जाता है कि ये काल जो है ये क्रांतिकारी काल था। ठीक है, जायसी की जो काव्य धारा थी, सूफी से इनका संबंध बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा तो सूरदास, राम भक्ति काव्य धारा तो तुलसीदास। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल में क्या था? रीतिकाल समय देखिए क्या है। सबसे पहले हर चीज का पहले समय देखेंगे। 1650 से 1800, यानी मुगल का समय था उस समय।
तो दरबार में जो लिखे जाते थे, ठीक है। तो उस समय में एक कवि थे बहुत महत्वपूर्ण, बिहारी लाल, जिनका संबंध राजस्थान और जयपुर से था। क्या था नाम? बिहारी लाल, बिहारी लाल, ठीक है। और एक और कवि थे घनानंद, ठीक है, घनानंद। तो बिहारी लाल जो थे वो बहुत ही मतलब रीतिकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में अगर जाना जाए तो बिहारी लाल को जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी भी काल के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय समझिए कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इससे जोड़ रहा है हमें, है ना। तो उसके बारे में सोचेंगे उस समय क्या चल रहा था। तो मुगल का दौर था, उस समय में मुगल में दरबार लगते थे, दरबार में सारे बैठकर दरबार में लिखे जाते थे। तो दरबार में क्या था उस समय में? जोश, मौज मस्ती, उस तरह की बातें हुआ करती थी। तो बिगड़ा हुआ काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये था रीतिकाल। फिर इसके बाद कौन सा है? 1850 के बाद के जो जितने युग थे वो आधुनिक काल। तो इसमें क्या हुआ ना, एक युग चलता गया। तो शुरू में कौन सा है युग आया? तो भारतेंदु युग आया। शुरू में कौन सा आया? भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग। फिर उसके बाद द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। फिर उसके बाद आया छायावाद, छायावाद, ठीक है। इसमें महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ये महत्वपूर्ण कवि थे, छायावादी काल के कवि जो थे, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि मध्यकाल के समय में जो भक्ति काल का जो महत्व है वही महत्व छायावाद का भी है, ठीक है। फिर उसके बाद 1836 तक चला ये वाला छायावाद का युग। उसके बाद आया मार्क्सवादी साहित्य का कौन सा आया था? वो प्रगतिवाद, ठीक, प्रगतिवाद। फिर उसके बाद आया प्रयोगवाद। फिर उसके बाद एक छोटा युग आया, कौन सा? नई कविताएं, नई कविताएं। इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, ये सब कवि जो थे बहुत मुख्य रूप से थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कई छोटे छोटे दौर आए जिसको सब मिलाकर के कहा गया समकालीन कविताएं कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कवि थे। आधुनिक काल में एक मुख्य रूप से एक बात और है कि कविता के ही समानांतर एक चीज शुरू हुआ, क्या हुआ? गद्य। पद्य तो चल ही रहा था तो गद्य चला। तो गद्य का क्या मतलब हुआ? जिसमें छंद नहीं होते हैं, लय नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसमें कोई छंद लय नहीं है, तो ये क्या है? गद्य रूप से है। कहानी के रूप में पढ़ना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब गद्य का ही पाठ है, ठीक है। यही सब आपको पढ़ना है। तो गद्य में क्या क्या पढ़ना है? ये सारी की सारी विधाएं आपको हिंदी साहित्य में पढ़ना है, ठीक है। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है। ये सब चीज आपको क्या करना है? गद्य में पढ़ना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ धीरे धीरे आधुनिक काल में कि गद्य जो है उसका ज्यादा विकास होने लग गया और पद्य का विकास धीरे धीरे कम होने लग गया। पद का महत्व भी कम होने लगा और गद्य बढ़ता चला गया। और आज क्या ज्यादा महत्व हो गया है? गद्य का महत्व बहुत ज्यादा है। और अभी अब पद्य का जो है अगर परसेंटेज देखा जाए तो 10% ही होगा आज पद्य का, लेकिन गद्य ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो यही है आपका यूपीएससी में सिलेबस और यही सब कभी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तो गद्य का भी इतिहास पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें उपन्यास में पढ़ेंगे कि तो उपन्यास में प्रेमचंद जी के पहले कौन कौन लोगों ने उपन्यास में क्या लिखे, उसके बाद प्रेमचंद जी के बाद कौन कौन से क्या क्या लिखे। फिर नाटक में जयशंकर प्रसाद से पहले कौन लिखे, जयशंकर प्रसाद के बाद कौन कौन लिखे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हम लोग गद्य का भी इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं, आगे और भी समझते हैं। अब हम लोग जानेंगे पेपर 2 में पार्ट 1 क्या पढ़ना है। तो पेपर 2 पार्ट 1 में क्या पढ़ना है? काव्यखंड पढ़ना है। काव्यखंड यानी पद्य जो पाठ है, पद्य भाग जो है इसको पढ़ना है। तो इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं पेपर 2 और पार्ट 1। तो इसको भी हम लोग इसी तरह समझेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और उसके बाद हमारा आधुनिक काल में कौन कौन से कवि
कि कौन कौन सी रचना को पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आदिकाल में क्या करना है कि आदिकाल में इसमें कोई भी काव्य को नहीं पढ़ना है, इसमें पेपर 1 में ही पढ़ना है। तो पेपर 1 में आपको बहुत डिटेल से नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो काव्य खंड में इसमें आपको नहीं पढ़ना है आदिकाल के विषय में। तो इसमें यानी कि काव्य के रूप में यहाँ पे आदिकाल में नहीं कुछ पढ़ना है। तो इसमें भक्ति काल में आपको कबीर के दोहे या छंद ये पढ़ना है। ठीक है, तुलसी है, जैसी हैं, ठीक है, जैसी हैं, सूरदास हैं। ठीक है, इसके दोहे छंद ये सब आपको पढ़ना है इसमें भक्ति काल में। ठीक है, आदिकाल में नहीं कुछ पढ़ना है। आदिकाल में आपको पेपर 1 में सवाल पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सूर का भ्रमर गीत ये सब पाठ्यक्रम में पढ़ना है, और तुलसीदास के रामचरितमानस का। ठीक है, फिर कबीर के दोहे हैं कुछ पाठ्यक्रम में, उसके बाद जैसी के भी पढ़ने हैं। फिर रीतिकाल में क्या पढ़ना है, वही जो हम रीतिकाल में पढ़ चुके हैं, पहले भी हम लोग बताए हैं। बिहारी लाल यानी बिहारी कवि जो है, हाँ बिहारी लाल, तो इनका संबंध कहाँ से था, राजस्थान और जयपुर से संबंध था। ठीक है, ये बिहार से नहीं थे, तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, तो आधुनिक काल में कुल जो पढ़ना है कि 7 कवि हैं, तो उनकी एक एक कविता। कौन कौन कवि है, इनमें सबसे पहले है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो एक पुस्तक है भारत भारती, है ना, ये पढ़ना है आपको, भारत भारती। फिर है निराला, क्या नाम है इनका पूरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, फिर है जयशंकर प्रसाद, तो प्रसाद को भी पढ़ना है। फिर एक कवि कौन है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कौन कवि आते हैं, और तो एक है मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, दूसरा कवि है, और कवि है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। फिर है नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन जो बिहार के रहने वाले थे, ये 7 कवि आपको पढ़ने हैं काव्य खंड में। ठीक है, तो काव्य खंड में कौन कौन है, मैथिली शरण गुप्त, निराला, प्रसाद, दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। ठीक है, तो ये 7 कवि आपको पढ़ने हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का किससे संबंध है, द्विवेदी युग से, 1900 से 1918, है ना, 1900 से 1918। तो निराला का छायावाद से था। ठीक है, छायावाद के समय में थे। दिनकर उत्तर छायावाद, यानी उत्तर छायावाद में उनकी एक रचना आई थी। ठीक है, उत्तर छायावाद जो कालखंड, एक छोटा ही कालखंड होता है, इसमें इनकी रचना लिखी गई थी। मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन्हें प्रगतिवाद और अज्ञेय को प्रयोगवादी में माना जाता है। ठीक है, तो ये सब आप मतलब बोल सकते हैं छायावाद के बाद के कवि कौन कौन, प्रगतिवाद प्रयोगवाद नहीं कहा के, तो इसको मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन नई कविता में भी इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है आपको, ये 7 कवि आपको पढ़ना है इसमें काव्य खंड में। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेपर 2 का दूसरा खंड ख, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है गद्य पाठ, है ना, गद्य खंड। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पेपर 2 पार्ट 2, है ना, यानी खंड ख बोलेंगे ना इसको, खंड ख। ठीक है, यही पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ उपन्यास पढ़ना है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। उपन्यास क्या हो गया, उपन्यास हो गया कहानी का जो बड़ा रूप होता है, उसको उपन्यास कहते हैं। ठीक है, उपन्यास एक विधा होती है कहानी, साहित्य का रूप जो एक कहेंगे इसको, वो कहानी। ठीक है, विधा इसको बोलते हैं कहानी। फिर क्या है, नाटक,
जो मंच पर खेला जाता है नाटक, है ना, कई जगह खेला जाता है। इसके बाद होती है एक निबंध। तो गद्य के अंतर्गत ये 4 मुख्य विधाएं होती है, और भी होते हैं संस्मरण, डायरी, वो आपको पेपर 2 में पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कभी कभी आता है 100-150 शब्दों का आपको जिक्र करना होता है। आपके सिलेबस में आपको IAS में उपन्यास जो है वो क्या क्या पढ़ना है देखिए। तो उपन्यास में कौन कौन पढ़ना है आपको, तो जो आपको सिलेबस में है IAS वाले में, एक उपन्यास कौन सा है, गोदान, आप लोग सभी पढ़े होंगे हो सकता है। तो प्रेमचंद जी की लिखी हुई रचना है ये, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का लिखा रचना गोदान। दूसरा कौन है, दूसरा है दिव्या, बौद्ध काल में महिलाओं के ऊपर क्या स्थिति थी, बहुत अच्छी है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। फिर तीसरा कौन है, तो एक है हमारा हो गया गोदान, दिव्या, दूसरे मैला आंचल। किसका है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है, आंचल, जो आंचलिक ये इसको कहा जाए तो आंचलिक उपन्यास कहा जाता है इसको, यानी गांव ग्रामीण अंचल की कहानी, ग्रामीण अंचल की कहानी इसके अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए इसे आंचलिक कहानी भी उपन्यास कहा जाता है, ठीक है। एक है मनु भंडारी जी का कौन सा, मतलब राजनीति में किस प्रकार की चीजें होती है, तो इसमें कौन सा है, एक महाभोज, मनु भंडारी का है ये, ठीक है, महाभोज, छोटा उपन्यास है ये, आपको सिलेबस में UPSC में आपको ये 4 पढ़ने हैं। फिर कहानी में 2 पुस्तकें हैं, प्रेमचंद की कहानियां, तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, श्रेष्ठ कहानियां, एक पहला पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है, एक दुनिया समानांतर, ठीक है, एक दुनिया समानांतर, ठीक है। ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है, तो आपका सिलेबस में भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नाटक, फिर है भारत दुर्दशा, दुर्दशा दशा, कौन लेखक हैं इसके, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, जिनके नाम पे भारतेंदु युग हुआ 1850 से 1900 ईस्वी तक जो चला, इसी को बोलते हैं भारतेंदु, उन्होंने लिखा भारत दुर्दशा। दूसरा कौन सा है, स्कंद गुप्त, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं, है ना, जो कामायनी के भी लेखक हैं। तीसरा है आषाढ़ का एक दिन, और इसका विश्लेषण का वीडियो बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, मतलब, ठीक है। इसके बाद हम लोग निबंध में देखेंगे, चिंतामणि है, इसके अंतर्गत 2 ही निबंध है, कविता क्या है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है उनकी ही पढ़ना है आपको, तो उनकी तो कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हिंदी साहित्य में, ठीक है। उसके बाद है निबंध निलय, डॉक्टर सत्येंद्र की है निबंध निलय, इसमें से आपके 7 निबंध हैं, आपके जो सिलेबस आपको दिए हुए हैं, आप सिलेबस आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो ये किसका सिलेबस हो गया, पेपर 2 पार्ट 2 खंड ख, यानी प्रश्न पत्र 2 का खंड ख है ये, ठीक है, ये सिलेबस हो गया, इस तरह आपको पढ़ना है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, वो लगभग एक जैसा है, ठीक है। पेपर 2 में थोड़ा बहुत चेंज है, क्या चेंज है, तो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है इसमें काव्य खंड में आपको मुक्तिबोध की कविता के अंतर्गत अंधेरे में वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सुमित्रानंद पंत की जो 2 कविताएं हैं, एक है परिवर्तन और एक है वो जो परिवर्तन, दूसरी क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी, सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के लिए आपका सिलेबस है।
फिर उसके बाद आपको पढ़ना है भारतेंदु का ही एक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ठीक है, ये नाटक को पढ़ना है आपको। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में देखेंगे जो कहानियां, इसमें 5 कहानियां हैं। तो है इसमें प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है माँ, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद एक है राजेंद्र यादव की लिखी हुई है, वो है जहां लक्ष्मी कैद है। उषा प्रेमवदा की है वापसी। ठीक है, ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, रोज, इस प्रकार से ये सब कहानियां आपको कहानी के अंतर्गत। एक कहानी है आकाशदीप, ये भी पढ़नी है। ये 5 कहानी उत्तर प्रदेश के जिनका जो सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद जो अलग से रचना है। फिर बिहार में अगर देखें, बिहार का बीपीएससी में देखेंगे तो उपन्यास में है एक शेखर एक जीवनी है, वो आपको पढ़ना है। नाटकों में देखना है तो है अंधेर नगरी, उसके बाद भारतेंदु का जो है अंधेर नगरी, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, बिहार का सिलेबस में अगर है तो। फिर कविता में राम की शक्ति पूजा हो गया। फिर निराला की है जो भी कुकुर मुत्ता जो है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब कविताएं नाटक एक आध कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, रचनाकार एक ही है, बस यहाँ वहां उनकी रचना जो है वो चेंज है। तो मुख्य रूप से आपको रचनाकार को यहाँ ध्यान देना है, कौन से रचनाकार को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर यूपीएससी का सिलेबस आप पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं और अगर बिहार या उसके बाद उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज है जो आपको उसमें पढ़ना है आपको। तो आपको तैयारी करने का जो सही तरीका होता है वो अपने तरीका से आप शुरू कीजिए अपनी तैयारी, और इसके बाद हम लोग एक एक करके हर चैप्टर वाइज को हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।